वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने अल्जाइमर के बारे में बात किया था। हमने ये जाना था कि अल्जाइमर क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसका रिस्क फैक्टर क्या है और इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्जाइमर की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, को हम कैसे फार्माकोलॉजिकली एंड नॉन फार्माकोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अल्जाइमर की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो अल्जाइमर की पैथोफिजियोलॉजी को समझने से पहले क्या है, तो देखिए जो अल्जाइमर होता है, अल्जाइमर जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अल्जाइमर आपकी ब्रेन में डिजीज़ होती है जो कि न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज़ है, यानी इस डिजीज़ में आपकी न्यूरॉन्स डैमेज हो जाती हैं। तो ये न्यूरॉन्स डैमेज क्यों हो रही हैं ये समझते हैं। तो जो आपकी बॉडी है उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में जो ब्रेन का पार्ट है उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है बीटा एमिलॉइड प्रोटीन। जो बीटा एमिलॉइड प्रोटीन है, ये जब हेल्दी जो ब्रेन होता है, मतलब जो हमारा आपका सभी का जो ब्रेन है, इसमें क्या होता है, हेल्दी ब्रेन में ये जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है एंड आपकी बॉडी से एलिमिनेट होती है। मतलब आपकी बॉडी में ये हमारे सभी की बॉडी में ये प्रोटीन आपके ब्रेन में प्रेजेंट है। ये अपनी बॉडी में क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, ब्रेन में ये ब्रेक डाउन होगी और आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगी, ये निकल जाएगी। बट जो पेशेंट होते हैं अल्जाइमर के, उसमें क्या होता है कि ये जो प्रोटीन है ये आपकी बॉडी से ब्रेक डाउन नहीं होकर, पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, ये जो प्रोटीन है बीटा एमिलॉइड प्रोटीन, ये आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती है। अब बाहर क्यों नहीं निकल पा रही है, क्योंकि ये जो बीटा एमिलॉइड प्रोटीन है वो क्या होती है, वो एक फ्रेगमेंट बना लेती है जिसमें एक्यूमुलेट होने लगती है। वो मतलब क्या है, ये परत दर परत परत दर परत आपकी ब्रेन के पार्ट में ये एक्यूमुलेट होने लगेगी, इकट्ठा होने लगेगी। जब ये इकट्ठा होने लगेगी तो ये एक हार्ड क्या बना लेगा, एक हार्ड स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जो कि इनसॉल्युबल इन नेचर होगा। जो ये हार्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम प्लैग बोलेंगे, और ये प्लैग कैसा है, ये इनसॉल्युबल है, मतलब ये सॉल्युबलाइज्ड नहीं हो पाएगा। देखिए अब जब सॉल्युबलाइज ही नहीं होगा तो ये आपकी ब्रेन से कैसे निकलेगा, बॉडी से नहीं निकल पाएगा। तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे आपके ब्रेन के पार्ट्स में इकट्ठा होने लगेगा, और क्योंकि ये इनसॉल्युबल इन नेचर है तो ये आपके ब्रेन के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। और वो सेल्स कहाँ की डैमेज करेगा, आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट की सेल्स को ये डैमेज करेगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और होती है जो है, नेक्स्ट क्या है, न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स होते हैं। न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स होते हैं, ये भी आपके ब्रेन में होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल इन नेचर होते हैं। ये भी आपके ब्रेन की सेल्स में इकट्ठा होने लगेंगे और आपकी सेल्स को ये डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब ये पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी की वजह से क्या होता है, आपकी ब्रेन के पार्ट में जब ये इकट्ठा होने लगते हैं तो आपकी ब्रेन की सेल्स को ये डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से आपकी ब्रेन के पार्ट में आपकी सेल्स डैमेज होने की वजह से आपको अल्जाइमर होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा अल्जाइमर की पैथोफिजियोलॉजी। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि अल्जाइमर को हम ट्रीट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट के लिए जो अल्जाइमर का ट्रीटमेंट होता है, अल्जाइमर को हम ट्रीट कैसे करेंगे। तो अल्जाइमर को जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए बेसिकली हम दो तरीके की मेडिसिन को यूज़ करते हैं। पहली मेडिसिन होती है कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर एंड सेकेंड मेडिसिन होती है NMDA एंटागोनिस्ट। तो NMDA एंटागोनिस्ट और कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर कैसे काम करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो इसका एग्जाम्पल है डोनापेजिल, गैलेंटामाइन एंड रिवास्टिगमिन। ये क्या है, कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर के एग्जाम्पल हैं। तो देखिए अब कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर काम कैसे करता है हम ये समझ लेते हैं। तो जो आपका कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर है, जिसको जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर का मतलब क्या होगा, ये ड्रग्स आपके कोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगी। अब कोलिन एस्टरेज एंजाइम क्या करता है ये समझते हैं। तो जो आपका कोलिन एस्टरेज एंजाइम है, आपकी बॉडी में एसिटाइल कोलिन होता है। एसिटाइल कोलिन जिसको आपका क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है आपकी बॉडी में, एसिटाइल कोलिन। तो जो ये एसिटाइल कोलिन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कोलिन एस्टरेज, ये कन्वर्ट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कोलिन एस्टरेज ये प्रेजेंट होता है, कन्वर्ट होता है कोलिन प्लस एसिटिक एसिड में। तो अब हम ड्रग क्या दे रहे हैं, कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर।
देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो एसिटाइलकोलिन है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और इस एसिटाइलकोलिन का, न्यूरोट्रांसमीटर का जो काम होता है आपकी बॉडी में, वो ब्रेन में क्या करता है, आपकी मेमोरी को बनाने में हेल्प करता है। यानी एसिटाइलकोलिन का काम क्या है, आपकी मेमोरी को क्रिएट करना। तो आपका जो डिजीज़ है, क्या डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ है। तो इस डिजीज़ में क्या हो रहा है कि मेमोरी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मेमोरी कम हो रही है, क्योंकि न्यूरॉन्स डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से मेमोरी आपकी कम हो रही है। तो क्या होगा, जो एसिटाइलकोलिन है, क्योंकि ये क्या हेल्प कर रहा है, मेमोरी को क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है, तो क्या होगा, अगर हम किसी भी तरीके से इस एसिटाइलकोलिन को रोक पाएँ आपकी बॉडी में, तो हम आपकी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन का काम क्या है, मेमोरी को क्रिएट करना, मेमोरी को बनाना। तो अगर हम एसिटाइलकोलिन को आपकी बॉडी में रोक पाएँ तो हम क्या कर सकते हैं, हम आपकी बॉडी की जो अल्जाइमर डिजीज़ के पेशेंट हैं उनकी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए, क्योंकि एसिटाइलकोलिन क्या है, आपकी जो बॉडी में प्रेजेंट है कोलिन स्ट्रेस, इसकी प्रेजेंट में ये मेटाबोलाइट हो रहा है। देखिए, जब मेटाबोलाइट होगा इसका मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी से उस एसिटाइलकोलिन क्या होगा, मेटाबोलाइज होगा, मतलब कि आपकी बॉडी में एसिटाइलकोलिन अब नहीं बचेगा। वो मेटाबोलाइज होगा किस एंजाइम के प्रेजेंस में, कोलिन स्ट्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में। तो हम क्या करेंगे, हम इस कोलिन स्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी हमने आपको 3 एग्जाम्पल ऑफ ड्रग बताया। तो उनको दे करके, उनमें से किसी भी एक ड्रग को दे करके आप क्या करोगे, इस एंजाइम को रोक दोगे। इस एंजाइम को रोकोगे, इस एंजाइम को क्या करने से रोकोगे, इसका काम करने से रोकोगे। अब इसका काम क्या था, इसका काम था एसिटाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म करना। तो जब आपने इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर दिया तो एसिटाइलकोलिन क्या होगा, मेटाबोलाइज नहीं होगा, और जब मेटाबोलाइज नहीं होगा तो वो क्या होगा, एज इट इज आपकी बॉडी में एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट रहेगा। समझ में आ रहा है। देखिए, अब एसिटाइलकोलिन क्या है, एसिटाइलकोलिन मेटाबोलाइज हो रहा है कोलिन स्ट्रेस से। तो कोलिन स्ट्रेस को अगर हम रोक दें, कोलिन स्ट्रेस को अगर हम रोक दें, और उसका रोकने का मतलब क्या है, उसके काम करने से रोकते हैं। उसका काम है इस एसिटाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म करना कोलिन प्लस एसिटिक एसिड में। तो हमने क्या किया, एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर्स दिया, यानी ऐसी ड्रग्स दी जो एसिटाइलकोलिन एंजाइम को ही रोक दे, इनहिबिट कर दे। तो होगा क्या, ओवरऑल आपकी बॉडी में एसिटाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अब देखिए, जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो एसिटाइलकोलिन एज इट इज आपकी बॉडी में ऐसे ही प्रेजेंट रहेगा, और ये एसिटाइलकोलिन क्या काम करेगा, आपकी बॉडी में जो अल्जाइमर पेशेंट की बॉडी है उसमें जो मेमोरी की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको ओवरकम करेगा। क्यों ओवरकम करेगा, क्योंकि एसिटाइलकोलिन का काम क्या है, मेमोरी को इन्हांस करना, मेमोरी को बनाना, मेमोरी को बढ़ाना। क्लियर। आई होप आपको एसिटाइलकोलिन का, आपको कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब ये हो गया, ये क्या हो गया, ये इस तरीके से ये ड्रग्स काम करते हैं। अब देखिए, जो ये ड्रग्स होती हैं इसको हम बेसिकली माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ में देते हैं। जैसे हमने आपको इसके क्लासिफिकेशन के समय बताया था कि इसकी कितनी कितनी क्लासिफिकेशन है, इसके स्टेजेस क्या क्या हैं। तो इसको हम किस कंडीशन में यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ कंडीशन में इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर रिकमेंड नहीं करते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक ही कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कैटेगरी, जो कि क्या है, कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर। अब सेकंड कैटेगरी कैसे काम कर सकती है ये हम देख लेते हैं। तो आपकी जो सेकंड कैटेगरी है उसका फुल फॉर्म क्या है, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। देखिए, आपकी बॉडी में ना 2 तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। पहला न्यूरोट्रांसमीटर जो आपकी बॉडी को एक्साइट करेगा। फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, आपकी बॉडी को एक्साइट करते हैं, मतलब क्या करेंगे, आपकी बॉडी को उत्तेजित करेंगे। ठीक है। सेकेंड न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो आपकी बॉडी में इनहिबिशन का काम करेंगे, यानी आपकी बॉडी को डिप्रेस करेंगे, आपकी बॉडी को क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है। तो 2 तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। पहला हो गया हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो आपकी सारी एक्टिविटीज़ को पंप कर देंगे, और दूसरी होगी हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो आपकी अदर जो आपका फंक्शन है उसको डिप्रेस करेंगे। ठीक है, आपकी अदर बॉडी फंक्शंस को डिप्रेस करेंगे। ठीक, तो 2 तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर हो गए। तो आपकी बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है जिसका नाम है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि किस कैटेगरी का न्यूरोट्रांसमीटर है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है।
मतलब समझ में आ रहा है, ये आपकी बॉडी में एक्साइटेशन का काम करेगा, आपकी बॉडी को उत्तेजित करेगा। तो उस तरीके का ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ग्लूटामेट। तो जो ये ग्लूटामेट होता है ये क्या करता है, ये आपके ब्रेन में पाया जाता है जो कि आपकी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक, ये ग्लूटामेट आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर पाया जाता है NMDA रिसेप्टर, और वो रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट में पाया जाता है। तो पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। अगर आपने न्यूरोट्रांसमीटर की मैकेनिज्म पढ़ी है तो आपने अगर आपने न्यूरोट्रांसमीटर की मैकेनिज्म पढ़ी है तो आपने देखा होगा एक होता है प्री सिनेप्ट और एक होता है पोस्ट सिनेप्ट। जो प्री सिनेप्ट होती है यहाँ से क्या निकलता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, और पोस्ट सिनेप्ट पे क्या होता है हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके क्या है, रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और यहाँ से आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, ग्लूटामेट निकलेगा, और ये ग्लूटामेट क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये ग्लूटामेट अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा, और वो रिसेप्टर क्या है, वो रिसेप्टर है NMDA रिसेप्टर है। तो ये क्या होगा, ये ग्लूटामेट अपने NMDA रिसेप्टर पे बाइंड होगा और अपनी एक्टिविटी देगा, और ये एक्टिविटी क्या है, ये एक्टिविटी है एक्साइटेटरी एक्टिविटी है। तो ये ठीक है, तो ये देखा गया है कि जो आपका NMDA रिसेप्टर है अगर वो ओवर एक्साइटेड हो जाए, मतलब ज़्यादा ही उत्तेजित हो जाए, ओवर स्टिमुलेटेड हो जाए, तो ये क्या काम करता है, आपकी ब्रेन की जो सेल्स होती है इनको ये डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाए तो आपकी जो सेल है ब्रेन के अंदर उसको ये डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, इसको ये नष्ट करने लगेगा। तो अगर आपकी जो कंडीशन है एल्जाइमर की कंडीशन है, उसमें में क्या हो रहा है, उसमें यही तो हो रहा है ना कि आपके ब्रेन की सेल्स डैमेज हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, यानी इस रिसेप्टर को एंटागोनाइज्ड करते हैं। तो हम NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को यूज़ करते हैं। अब देखिए NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का एग्जांपल क्या है, मिमेंटाडीन एग्जांपल है इसका। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम आपकी जो ड्रग है मिमेंटाडीन देंगे, और वो मिमेंटाडीन क्या करेगा, आपके NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्ट साइनेप्ट पे प्रेजेंट है। तो जब इसको ब्लॉक कर देगा तो जो ओवर स्टिमुलेशन जिसकी वजह से क्या हो रहा था, आपकी सेल्स डैमेज हो रही थी, उसको हम रोक पाएंगे। समझ में आ रहा है, जब सेल्स की डैमेज रुक जाएगा तो एल्जाइमर में प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपकी न्यूरल सेल ही तो डैमेज हो रही है, तो उस चीज़ को हम रोक पाएंगे। तो इस तरीके से हम अपनी एल्जाइमर के डिजीज़ को बढ़ने से रोक पाएंगे, एल्जाइमर के डिजीज़ को हम ट्रीट कर पाएंगे। क्लियर, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, वही चीज़ है कि हमने इसको ग्लूटामेट रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, तो वो एंटागोनाइज करेंगे NMDA रिसेप्टर को, तो जिससे हम न्यूरोनल डैमेज को रोक पाएंगे। क्लियर, तो ये हो गया हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एल्जाइमर। अब सेकंड आते हैं हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो देखिए नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी ऐसे ट्रीटमेंट जिसमें हम ड्रग्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम ऐसे कौन से ट्रीटमेंट हैं जिसको हम यूज़ करके एल्जाइमर के डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो थेरेपी है वो है पेट थेरेपी मतलब आप जैसे देखा होगा आपने लोग अपने घरों में पालतू जानवर पालते हैं, तो उसी तरीके से जो पेशेंट एल्जाइमर है उनको देखा गया है कि अगर वो अपने घर में पेट्स को पाले, जानवरों को पाले, तो उनका जो उनका माइंड सेट है ना वो इंक्रीज़ होता है। मतलब अगर वो डिप्रेशन में जा रहे हैं तो वो इंक्रीज़ होगा, उनकी मूड उनका अच्छा रहता है। तो इसको करने के लिए पेट थेरेपी प्रिस्क्राइब की गई है। ठीक है, आपका एरोमा थेरेपी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एरोमा मतलब क्या होता है, स्मेल। तो एरोमा थेरेपी मतलब हम स्मेल को यूज़ करके अगर किसी चीज़ को थेरेपी दें तो वो होती है एरोमा थेरेपी। नेक्स्ट है मसाज, नेक्स्ट है म्यूज़िक थेरेपी, एक्सरसाइज। मसाज में आप किसी भी तरीके की मसाज दीजिए, म्यूज़िक थेरेपी में कुछ जो सॉन्ग होते हैं वो सुनाइए पेशेंट को, एक्सरसाइज करवाइए। तो इन सभी तरीक़ों से आप एल्जाइमर के पेशेंट की नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।